पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का मैच नंबर 7 जो कि खेला जाएगा यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जालमी के बीच में बैक टू बैक उसी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मैदान पर, जहां पर इसके पहले 6 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं और उन 6 के 6 मुकाबलों में 2 पिचेस अभी तक केवल यूज की गई हैं और उन दोनों पिचेस का नेचर फिलहाल इस पूरे टूर्नामेंट के आगे बढ़ने तक किस तरीके का यहाँ पर बदला है उसको तो हम पिच रिपोर्ट में आगे समझेंगे, क्योंकि जरूरी इस वजह से भी है उसको समझना, चूंकि कुल टोटल पहले जो 11 मुकाबले हैं वो इसी मैदान पर खेले जाएंगे। पिचेस तो यहाँ पर करीब 4-5 हैं, लेकिन अभी तक केवल 2 ही पिच यहाँ पर यूज की गई है। तो क्या संभावना बनेगी अगर एक बार फिर से यूज्ड पिच ही हुई आज के इस मैच में तब, और अगर कोई फ्रेश पिच यहां पर ट्राई की जाती है तब कैसी संभावना बनेगी उसको पिच रिपोर्ट में समझते हुए। इस्लामाबाद की टीम जो अपना पहला मुकाबला 5 विकेट से हार करके यहां पर आई है, जबकि वहीं पर पेशावर जालमी की टीम जिसने पिंडीज की टीम को एक पहले मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया 200 प्लस का स्कोर चेज करते हुए, और उसमें इनकी बैटिंग बड़ी खतरनाक हमको साफ साफ देखने को मिली। तो आज के इस मैच में भी दोनों टीमों को कंपेयर करते हुए कौन सी टीम भारी पड़ सकती है उसको जानेंगे और ये समझेंगे कि दोनों टीमों की तरफ से कौन से सेफ ऑप्शंस हैं, कौन से कुछ ऐसे डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं जिनको लोग पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आप उनको अपनी टीम में लेकर के जाएंगे तो प्रॉपर शानदार टीम बना पाएंगे। वो जानने के लिए शुरू से अंत तक ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये मैच फिलहाल 31 मार्च 2026 को खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे से, जैसा मैंने आपको बताया कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के उसी मैदान पर जहां पर कुल टोटल 6 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें ये जो 26 और 27 मार्च वाला मैच था जो कि निश्चित तौर पर रात वाला ही मैच था, शाम को 7:30 बजे से ही स्टार्ट हुआ था, वो पिच नंबर 7 पर खेला गया था। और पिच नंबर 7 पर जो बैक टू बैक 2 मुकाबले खेले गए, पहली इनिंग की बैटिंग में तो अच्छे खासे रन बने, पहले मैच में 199 रन तो दूसरे मैच में 181 रन। लेकिन जैसा गद्दाफी स्टेडियम का ऑलरेडी एक नेचर रहा है कि पहले बैटिंग करने वाली टीमों का यहां पर फेवर ज्यादा रहा है, बैटिंग सेकंड करते करते यहां पर काफी हद तक स्पिनर्स भी गेम में आ जाते हैं। तो दोनों मुकाबले जो पिच नंबर 7 पर खेले गए थे उसको पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने ही जीता, लेकिन उसके बाद 30 घंटे के अंदर यहां पर जो 4 और मुकाबले खेले गए, जिसमें 28 मार्च 2026 को ये 3 बजे मैच हुआ था, ये 28 मार्च को ही शाम को 7:30 बजे मैच हुआ था, फिर 29 मार्च को ये 3 को दोपहर या शाम को कह सकते के मैच खेला गया, और फिर 29 मार्च को ये रात में 7:30 बजे मैच खेला गया। तो जो डबल हेडर्स 2 खेले गए 28 और 29 मार्च को, ये जो चारों के चारों मैचेस थे 30 घंटे के अंदर एक ही पिच पर खेला गया और वो था पिच नंबर 6। और उसका नतीजा ये निकला कि शुरुआत तो काफी अच्छी हुई, यहां पर रावलपिंडीज के स्कोर का जो 214 का स्कोर बना उसको पेशावर जालमी की टीम ने 218 रन बना करके 5 विकेट पर चेज कर दिया एक दिन के मुकाबले में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये मैचेस आगे बढ़े, ये पिच काफी हद तक स्पिन फ्रेंडली होती चली गई, और वैसे भी अगर 30 घंटे के अंदर एक ही पिच के ऊपर मैचेस खेले जाए, वो भी 4-4 मैचेस, तो उसका नतीजा हमने देखा आखिरी मैच में, जहां पर लाहौर की टीम जिसने काफी हद तक एक्सीलरेट करने की कोशिश जब भी करी उनकी विकेटें गिरी और केवल 128 रन ये टीम बना पाई, जबकि पावर प्ले में फिर भी 42 रन इन्होंने बना लिए थे 6 ओवर की पहली बॉलिंग में 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद कराची की टीम ऊपर नीचे मैच हुआ कई बार, और उसमें 131 रन 6 विकेट पर बना करके एक छोटे स्कोर को चेज करने का इनको फायदा हुआ और मैच को जीत लिया। लेकिन एक बात कम से कम कंफर्म है कि चाहे वो पिच नंबर 7 पर मैच हो, चाहे वो पिच नंबर 6 पर मैच हो, अब यहां पर स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। लेकिन उसी में अगर कोई दूसरी पिच, फ्रेश पिच आज के इस मैच में मिलती है तब थोड़ा सा तस्वीर बदल सकता है। बैटिंग पहले करने वाली टीम ही डोमिनेट करेगी, लेकिन हाई स्कोरिंग गेम तब आपको देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेश पिच पर मैच हुआ तो वो सब कुछ तो हमको बाद में पता चलेगा टॉस के बाद। फिलहाल तो अभी तक के मैचेस में आप देख ही पा रहे हैं 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, और पेस को यहां पर टोटल 48 और स्पिन को 31 विकेटें मिली हैं। इनिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बराबर मात्रा में विकेटें दोनों इनिंग्स में मिलती दिखाई पड़ी हैं, लेकिन डिपेंड उसी पर करेगा कि फ्रेश पिच है या यूज्ड पिच है। यूज्ड पिच है तो कौन सी पिच है, पिच नंबर 7 या 6, ये इंफॉर्मेशन आपको मैं अपने पिच रिपोर्ट में टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। फ्रेश पिच होगी तो वो भी बता दूंगा, और वहीं पर उसकी बेसिस पर जो मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर लिंक आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल आगे आइए और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम का, जिनकी तरफ से डेवॉन कॉनवर, समीर मिन्हास अगर आपको याद हो तो स्टार रहे हैं युवा टीम की जो पाकिस्तान के हैं, और उसमें एंड्रिस गॉस भी हैं, मार्क चैपमैन भी हैं, शादाब खान भी हैं, हैदर अली भी है। तो बैटिंग तो काफी ठीक ठाक दिखाई पड़ती है, जिसमें फहीम अशरफ, इमाद वसीम नीचे आकर के भी बैटिंग करते हैं, और अपनी बॉलिंग में इमाद वसीम तो हैं ही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और फहीम अशरफ हालांकि बॉलिंग नहीं किया था पहले मैच में इन्होंने, लेकिन कर सकते हैं राइट आर्म मीडियम पेस। बाकी सलमान मिर्जा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, रिचर्ड ग्लीसन है, सलमान इरशाद राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। तो ठीक ठाक टीम दिखाई पड़ती है, जिसमें बेंच पर इनके पास दीपेंद्र सिंह आरी है नेपाल के प्लेयर, क्रिस ग्रीन है राइट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर, मोहम्मद हसनैन है राइट आर्म फास्ट बॉलर, समीन गुल और मेहरान मुमताज भी हैं जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। और इस पूरे के पूरे स्क्वाड में जो पिछले वाले मैच प्लेइंग 11 खेली
और उसमें जो बॉलिंग हुई इनके तरफ से कुल टोटल 5 बॉलर यूज किए गए, पांचों ने पूरे 4-4 ओवर किए, जिसमें शुरुआत में पावर प्ले में ही इमाद वसीम पहला और तीसरा ओवर कर गए, उसके बाद 10वां और 12वां ओवर कर गए। सलमान मिर्जा ने दूसरा, चौथा और 17वां ओवर किया और इनकी जो बॉलिंग की अपनी तरीकी रही उसको देखने से पता चला कि ये पावर प्ले के 2 ओवर और 2 ओवर डेथ के करेंगे। ये काफी हद तक तय दिखाई पड़ा। बाकी रिचर्ड ग्लीसन भी बाद में आकर के पावर प्ले में आखिरी के कुछ ओवर करेंगे, 5वां या 6ठा, और उसके बाद मिडिल में आकर के कहीं 1 ओवर करेंगे। और जिस तरीके के बॉलर हैं, यॉर्कर्स अच्छी करते हैं, स्लोअर वंस अच्छी करते हैं, तो डेथ में तो आपको मिनिमम 2 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी सलमान इरशाद भी आपको पावर प्ले में 1 ओवर मिडिल का और डेथ ओवर के अराउंड आपको 1 ओवर डेथ में प्रॉपर और 1 ओवर 14वां या 15वां ओवर। बाकी शादाब खान 7वां, 9वां, 11वां, 15वां यानी कि प्रॉपर आपको ये मिडिल ओवर में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की बॉलिंग नेचर से बॉलिंग इन लोगों ने करी। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें इस पूरी की पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का, जिसमें निश्चित तौर पर जो इनके पास बॉलिंग के ऑप्शंस हैं, जैसे सलमान मिर्जा हो गए जो कि अभी रिसेंट में पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। 14 मैच पर 18 विकेट ये ले चुके हैं। ये भी सेकंड इनिंग के ज्यादा बेहतर बॉलिंग ऑप्शन हमेशा से साबित हुए हैं। बाकी सलमान इरशाद के आंकड़े आप देख लीजिए, रिचर्ड ग्लीसन के देख लीजिए, और ऐसे प्लेयर जैसे हैदर अली जैसे बैटर हो गए, या बाकी जो इनके पास टॉप ऑर्डर की बैटिंग है जैसे एंड्रिस गॉस हो गए, तो उनके भी करियर के आंकड़े अगर आप देख करके रखें, इवन जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनके भी, तो आपको ये पता रहेगा कि अगर कोई प्रॉपर ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में आपको नॉलेज थोड़ी सी कम है, तो उसके करियर के आंकड़े से आपको उसके बारे में पता चल पाएगा। बाकी रीसेंट फॉर्म आपके सामने है, जिसमें पहला मैच ये टीम खेल करके ऑलरेडी आई है और पहले मैच को गंवा करके आई है, जिसमें इनकी बैटिंग में डेवॉन कॉनवे ने 26 रन बनाए, 28 रन बनाए समीर मिन्हास ने, 11 रन बनाए एंड्रिस गॉस ने, 40 रन बनाए मार्क चैपमैन ने। और यही चाहे मार्क चैपमैन और समीर मिन्हास हो या डेवॉन कॉनवे हो, ये तीनों काफी अच्छे टच में दिखाई पड़े। हालांकि बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, वैसे भी इनकी टीम 200 प्लस के स्कोर तक पहुंच गई, जिसमें इन तीनों का भी एक अच्छा खासा योगदान रहा। और उसके बाद हैदर अली और शादाब खान ने अपनी विकेटें फेंकी। हालांकि शादाब खान ने प्रॉपर 2 विकेटें भी ली 4 ओवर की बॉलिंग में, तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टीम की तरफ से। बाकी फहीम अशरफ ने नीचे से आकर के काफी ताबड़तोड़ बैटिंग करी। बाकी इमाद वसीम तो निश्चित तौर पर इस टीम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, बिल्कुल शादाब खान जैसे, जो कि वाइस कप्तान है, कप्तान के भी बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। 1 विकेट इन्होंने लिया पिछले मैच में। बाकी सलमान मिर्जा विकेट नहीं ले पाए, रिचर्ड ग्लीसन विकेट नहीं ले पाए, लेकिन सलमान इरशाद ने 2 विकेटें ली। लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल आप या तो सलमान इरशाद को ट्राई कर सकते हैं या तो सलमान मिर्जा को। वो काफी हद तक आपको सोच करके उस पर डिपेंड करना पड़ेगा कि फ्रेश पिच है या निश्चित तौर पर यूज्ड पिच है, तो इनमें से किसको लेकर के जाना है। रिचर्ड ग्लीसन के ऐसे ऑप्शन होंगे, रिचर्ड ग्लीसन को तो फिर भी मैं काफी हाई रेट करूंगा, लेकिन किसको फाइनली अपनी टीम में आपको रखना है वो आपको टॉस के बाद ही मैं बताऊंगा अपनी फाइनल टीम में। फिलहाल तो निश्चित तौर पर समीर मिन्हास या डेवॉन कॉनवे में से मैं आपको किसी एक को ही सजेस्ट करूंगा। मार्क चैपमैन भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, पाकिस्तानी पिचेस पर बहुत अच्छा खेलते हैं। वैसे भी शादाब खान और इमाद वसीम जैसे ऐसे ऑप्शन भी इस टीम के अंदर हैं जो कि अनडाउटेड हैं, जिनको अपनी टीम में आपको लेकर के जाना ही है, तो उसमें कोई ज्यादा डाउट तो बनता नहीं। बाकी आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें, ये जो इस्लामाबाद के प्लेयर्स है जब भी खेले कभी पेशावर के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंसेस दे पाए हैं, तो एंड्रिस गॉस तो एक मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए हैं, दोनों ओपनर्स कभी खेले नहीं है। मार्क चैपमैन के एक मैच में 33 रन है, वहीं पर शादाब खान के 19 में 25 विकेटें भी है, 18 के एवरेज से 284 रन भी है। और बाकी हैदर अली के नंबर आप देख सकते हैं। फहीम अशरफ बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने, बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे कुछ खास हमको पता नहीं, लेकिन उसमें इमाद वसीम निश्चित तौर पर गेम में तो आते हैं, लेकिन 21 मैच में केवल 8 विकेट है। ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, लेकिन फिर भी अगर यूज्ड पिच रही आज के इस मैच में ना, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो काफी हद तक चीजें सिर्फ आंकड़ों पर नहीं जाती, उसमें आपको नंबर्स भी देखने पड़ेंगे, बाकी पिच भी देखनी पड़ेगी। सलमान मिर्जा के 2 मैच में 6 विकेट इस टीम के खिलाफ, लेकिन सलमान इरशाद जो कि अभी पहले मैच में 2 विकेट लेकर के आ रहे हैं, और जहां पर सलमान मिर्जा को एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन फिलहाल हेड टू हेड के अगर देखें तो उसके बिल्कुल उल्टे हैं। बाकी नीचे जो बेंच के ऑप्शन हैं उनके भी नंबर आप देख सकते हैं, और इस मैदान पर जो परफॉर्मेंसेज रही हैं इन प्लेयर्स की वो भी देख सकते हैं, जिसमें दोनों ओपनर्स जो पिछला मैच खेल करके आए हैं वो इनका पहला मैच था इस मैदान पर। बाकी एंड्रिस गॉस यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए, मार्क चैपमैन के आंकड़े यहाँ पर ठीक ठाक है। बाकी शादाब खान तो बहुत मैचेस खेले हैं यहाँ पर, इवन फहीम अशरफ भी और इमाद वसीम भी, लेकिन इमाद वसीम के आंकड़े स्टिल आपको एज ए बॉलर उतने यूजफुल दिखाई नहीं पड़ेंगे। और बाकी सलमान मिर्जा है, सलमान इरशाद और रिचर्ड ग्लीसन है, तो काफी हद तक ये जो मेरा कंक्लूजन बनता है यहाँ तक आते आते दिखाई पड़ रहा है कि अगर फ्रेश पिच हुई तो एक डिसीजन तो आप पक्के तौर पर ले सकते हैं कि फ्रेश पिच पर सलमान मिर्जा हो गए, साथ ही साथ रिचर्ड ग्लीसन हो गए, तो सीधे आपकी टीम में आ जाते हैं। बैटिंग में डेवॉन कॉनवे को मैं 100% ट्राई करूंगा। हालांकि आप चाहते हो या तो एक समीर मिन्हास या तो मार्क चैपमैन में से कोई एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। बाकी शादाब खान को लेकर के मैं बिल्कुल भी डाउटफुल हूं नहीं, ये सीधे मेरी टीम में आएंगे। लेकिन जो आपको मैं बता रहा था ना कि अगर फ्रेश पिच हुई तो तब वहां पर आप निश्चित तौर पर सलमान इरशाद को, पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तो सलमान इरशाद को प्रेफर करिएगा, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो इमाद वसीम को प्रेफर करिएगा। लेकिन उसी में अगर यूज्ड पिच है तो पिच नंबर 7 है या 6 है, 7 होगा तो भी आप इसी इनिंग के हिसाब से
अपनी प्रेफरेंसेस तय कर सकते हैं। पिच नंबर 6 हुई तो वहां पर इमाद वसीम बेस्ट ऑप्शन होंगे, इरशाद को आप बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लेयर्स आपको पिक करने हैं, जो मेरा अपना कंक्लूजन रहा इस पूरी की पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के लिए। बाकी इनकी वीकनेस देखने जाए प्लेयर बैटल में तो एक चीज आपको मैं हमेशा बताता हूं कि अगर सामने पाकिस्तानी प्लेयर है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिन बॉलर आप लगा दीजिए, वो आपको विकेट देकर के जाएगा। बाकी चूंकि इनकी टीम के अंदर एंड्रेस गॉस भी है, डिवॉन कॉनवे भी है, तो इनके भी आंकड़े अगर आप देखा तो एंड्रेस गॉस तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर प्रॉपर फंसते हैं। बाकी डिवॉन कॉनवे को बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर वैसे भी दिक्कत रही है, सोरिफुल इस्लाम ने भी इनको 32 गेंद पर 45 रन देकर के एक बार आउट कर रखा है। बाकी आमिर जमाल पर ये पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं। बाकी मार्क चैपमैन, सूफियान मुकीम और स्पेसिफिकली जो स्पिन बॉलिंग होती है उस पर तो न्यूजीलैंड के बैटर्स फंसते ही हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी उसमें आती है, लेग स्पिन भी आती है सूफियान मुकीम की, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलिंग भी आती है। बाकी इफ्तिकार अहमद भी इनको अपनी ऑफ स्पिन पर आउट कर चुके हैं। बाकी शादाब खान और हैदर अली, और वही चीज आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग बार बार देखने को मिलेगी लेग स्पिन बॉलिंग के साथ, जिसमें चूंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर है तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर भी फंसते हैं। ये चीज तो आपको प्रॉपरली हमेशा से आपको मैं बताता रहा हूं। तो ये देख लेने के बाद कि इस्लामाबाद की टीम जो अपना पहला मैच तो हार करके आई है, लेकिन प्लेयर फिर भी उनके पास डिसेंट अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप दूसरी टीम यानी कि पेशावर जालमी की तरफ आते हैं और उसको देखते हैं जहां पर बाबर आजम है, मोहम्मद हैरिस है, कुशल मेंडिस है, एरन हार्डी है, माइकल ब्रेसवेल है, अब्दुल समद है, और उसके बाद आते हैं आमिर जमाल के साथ फरहान यूसुफ, सूफिया मुकीम जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलिंग करेंगे। इसके बाद अली रजा जो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, सोरिफुल इस्लाम जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं। ये बात क्लियरली आप यहां पर देख करके कह सकते हैं कि ये टीम T20 फॉर्मेट के हिसाब से काफी बेहतर बैटिंग यूनिट दिखाई पड़ती है। हार्ड हिटर्स इनके पास ज्यादा हैं इस्लामाबाद के कंपैरिजन में, लेकिन वहीं पर बॉलिंग अगर आप देखें तो साफ साफ इन एक्सपीरियंस यहां पर दिखाई पड़ रहा है। कोई बहुत अच्छे तगड़े नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे एज अ बॉलर। बाकी बेंच पर भी इनके पास जो ऑप्शन है उसमें निश्चित तौर पर एक तो नाहिद राणा है, शहनवाज धनी है, हालांकि पिछला मैच ये लोग क्यों नहीं खेले कुछ नहीं पता, लेकिन ऑप्शन इनके पास निश्चित तौर पर बेंच पर है, जहां पर खालिद उस्मान जैसा लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी है, तंजीद हसन जैसा ओपनर भी है जो रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में रहा है, ब्रायन बेनेट, इफ्तिकार अहमद भी है। लेकिन एक बात तो कम से कम आप कह सकते हैं कि अगर नाहिद राणा, शहनवाज धनी ये प्लेइंग 11 के अंदर आ गए तब तो निश्चित तौर पर इनकी जो बॉलिंग है वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल इनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ रही है। जैसे पिछले मैच में इन्होंने कुल टोटल 6 ऑप्शन ट्राई किए, सोरफुल इस्लाम ने कुल 4 ओवर किए, फिर भी काफी 200 प्लस का स्कोर कंसीड करने के बावजूद काफी इकोनॉमिकल रहे, विकेट नहीं ले पाए। एरन हार्डी ने 3 ओवर करे, बाकी अली रजा ने भी 3 ओवर करके 2 विकेट ले गए। बाकी आमिर जमाल ये भी 3 ओवर कर गए, माइकल ब्रेसवेल ने 3 ओवर किए, 4 ओवर सूफियान मुकीम ने किया। तो ये नंबर्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन कहां कहां पर बॉलिंग करने आया। उससे आप ये समझ पाएंगे कि अली रजा, एरन हार्डी और सोरिफुल इस्लाम ये आपको पावर प्ले और प्लस डेथ ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें आमिर जमाल को भी 1-2 ओवर डेथ में मिलेगा। और आमिर जमाल स्पेसिफिक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं इस टीम के अंदर। और बाकी माइकल ब्रेसवेल और सूफियान मुकीम आपको जनरली वही मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं पेशावर के हर एक प्लेयर का। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म वो भी आपके सामने है, जिसमें आप देखेंगे बाबर आजम ने पिछले पहले वाले मैच में अच्छी बैटिंग करी, 39 रन की पारी खेल करके। मोहम्मद हैरिस ने ताबड़तोड़ 47 रन बनाए, बाकी कुशल मेंडिस ने 31 रन बनाए, एरन हार्डी ने 8 रन भी बनाए, 1 विकेट भी लिया। माइकल ब्रेसवेल ने 35 नंबर की पारी खेली, हालांकि बॉलिंग में 3 ओवर किया था, काफी अच्छी खासी पिटाई इनकी हुई थी। अब्दुल समद ने 33 रन बनाए, 17 नंबर की पारी आमिर जमाल ने खेली और 1 विकेट भी लेकर गए। और आपको मैं प्रॉपर बता भी चुका हूं ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं इस टीम के अंदर। बाकी सूफियान मुकीम कोई विकेट नहीं ले पाए, फरहान यूसुफ की बैटिंग नहीं आई, अली रजा ने बढ़िया 2 विकेट ली, सोरफुल इस्लाम भी विकेटलेस गए लेकिन बॉलिंग ठीक ठाक करी। तो इस टीम को पूरा एनालाइज करने के बाद ऑलरेडी आपको मैं कह ही चुका हूं पीछे कि बैटिंग इनके T20 पर्सपेक्टिव में बेहतर है। लेकिन ये भी एक बात पक्के तौर पर है कि अगर आप इस टीम के अंदर देखें तो टेक्निकली बाबर आजम, कुशल मेंडिस, एरन हार्डी, माइकल ब्रेसवेल ऐसे 4 बैटर्स हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप इनको टीम में रेगुलर बेसिस पर रख सकते हैं और मैं रखने को सजेस्ट भी करूंगा इनका रीसेंट फॉर्म भी देखने के बाद, जिसमें एरन हार्डी की अपनी यूटिलिटी है एज अ ऑलराउंडर और इवन माइकल ब्रेसवेल के भी, तो ये तो वैसे भी टीम में हमारे आते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आमिर जमाल जो एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पर बॉलिंग करेंगे, बैटिंग भी कर सकते हैं, खास करके एक ऐसी टीम में जिसके पास चूंकि स्ट्रोक प्लेयर्स ऐसे ऐसे हैं जो विकेट फेंक करके जा सकते हो, तो इनके बैटिंग आने के चांसेस भी काफी अच्छे होंगे। और बॉलिंग में चूंकि उतने बेहतर ऑप्शन दिखाई नहीं पड़े तो अली रजा पहले मैच की परफॉर्मेंस की बेसिस पर, और अगर यूज्ड भी हो तो सूफियान मुकीम भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। तो मेरे हिसाब से ये कुल मिला जुला करके 6 ऑप्शन इस टीम की तरफ से भी आ जाते हैं, जिसमें वही यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है उसके बेसिस पर सूफियान मुकीम भी आएंगे। हालांकि बेंच पर से अगर शहनवाज धनी या नाहिद राणा टीम के अंदर अगर आते हैं, दोनों का फॉर्म काफी शानदार लगा हुआ है, स्ट्रेट अवे जिसकी भी जगह पर आएंगे उसके हिसाब से अपनी टीम में आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन एक बात तो कम से कम पक्के तौर पर है कि
पहला मैच भले यहाँ पर पेशावर की टीम जीत करके आई है और इस्लामाबाद की टीम हार करके आई है, लेकिन अभी तक की जो पूरी एनालिसिस रही जिसमें हेड टू हेड के आंकड़े वगैरह आप इंक्लूड करें तो जो इस्लामाबाद की टीम है उनके खिलाफ इन पेशावर्स के प्लेयर में जिसमें बाबर आजम का 52 बैटिंग एवरेज 52 का है, मोहम्मद हारिस का बैटिंग एवरेज 37 का है, लेकिन उसके बाद के बैटर्स या तो खेले नहीं है तो उतनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। आमिर जमाल के बैटिंग के नंबर बेहतर है, बॉलिंग के थोड़े से एवरेज है। बॉलर्स में सूफियान मुकीम के 3 मैच में 3 ही विकेट है, तो कम से कम एक क्लैरिटी तो यहाँ पर मिल रही है कि मैचेस के रिजल्ट जरूर पहले मैच में दोनों टीमों के अपने अपने तरीके से अलग रहे हों, लेकिन इस्लामाबाद की टीम फिर भी बेटर दिखाई पड़ रही है मुझे आज के इस मैच के पर्सपेक्टिव में। बस इनके पास एक एडवांटेज है कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो काफी हद तक T20 फ्रेंडली है और काफी निश्चित तौर पर नीचे तक बैटिंग इनके थे। फरहान यूसुफ तो फिर भी बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम पर रहे थे। अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म चल करके देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में ना तो 33 नाबाद 39 10 नाबाद 61 नाबाद 38 11 नाबाद 18 नाबाद बहुत ही बढ़िया फिनिशर दिखाई पड़े हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। बैटिंग पर्सपेक्टिव से ये टीम काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है। बाकी इस मैदान पर जो आंकड़े रहे हैं पेशावर के प्लेयर्स के वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे मोहम्मद हारिस हो, बाबर आजम हो, कुशल मेंडिस हो, इवन एरन हार्डी का जो पिछला मैच था पहला वाला उसमें माइकल ब्रेसवेल भी यहाँ पर ठीक ठाक खेल गए हैं, तो आंकड़े एज अ बैटर्स काफी ठीक ठाक हैं इस मैदान पर इन सभी बैटर्स के। शहनवाज धनी इस मैदान पर काफी अच्छी बॉलिंग कर पाए हैं, बाकी बॉलर्स उतने बेहतर दिखाई इस मैदान पर पड़े नहीं हैं। तो इस्लामाबाद की टीम अपनी पूरी ओवरऑल ऑलराउंड एबिलिटी, जबकि पेशावर की टीम अपनी काफी हद तक बैटिंग एबिलिटी की वजह से गेम में बनी है। बाकी इनकी भी वीकनेसेस देखने आए, चूंकि टॉप ऑर्डर पर दो तो आपको यहाँ पर पाकिस्तानी और एक श्रीलंकन प्लेयर दिखाई पड़ जाएगा जो लेग स्पिन पर थोड़ा सा कमजोर है। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी हमेशा आपको गेम में आते दिखाई पड़ेगी, जिसमें शादाब खान का नाम और सलमान मिर्जा का नाम जो कि वही लेग स्पिन बॉलर और बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी उस वजह से भी आएगा। और बाकी एरन हार्डी और माइकल ब्रेसवेल जैसे दो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ भी स्पिन बॉलिंग गेम में आएगी। और बाकी जो नंबर्स हैं इनके बाकी सामने के टीम के बॉलर्स के खिलाफ या ओवरऑल टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ वो तो आपके सामने है, जिसको रिपीट करने की उतनी जरूरत है नहीं। लेकिन एक कॉमन चीज है कि बॉलिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, ये 3 टॉप बॉलिंग ऑप्शंस होंगे जो कि आपकी टीम में दोनों टीमों की तरफ से होने चाहिए। ये बात ध्यान में रखते हुए एक और जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो पिच कैच कौन सी मिलेगी, जिसके बारे में आपको मैं काफी डिटेल में कई बार वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वो जानना काफी जरूरी रहेगा। और उसके बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है और वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देख लेंगे तो सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।